अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो। मैं आपको बताऊं कि कल से एक बड़ी धमाका खेज़ चीज़ सामने आई हुई है। न्यूज़ वन टेलीविज़न चैनल वो लेके आया था और कि चेयरमैन नैब की एलिजिडली एक खातून के साथ गुफ्तगू है और जिसको मर्दाना अल्फाज में एक ही लफ्ज़ दिया जा सकता है और वो ये है कि वो ठहरकनुमा गुफ्तगू है और उसको चैनल ने फ्लैश किया। उसके बाद वो सोशल मीडिया और दीगर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन, अंडर डिस्कशन है वो वीडियो भी और वो ऑडियो कॉल्स भी जो है। यहाँ पे दो चार बातें बड़ी सिंपल और कैटेगोरिकल हैं, उनको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। चेयरमैन नैब को तो डिफेंड करने आएंगे तो नैब वाले आएंगे या उनका स्पोक्स पर्सन कोई करेगा आके या वो खुद करेंगे, वो तो मेरा काम नहीं है, मैं उनको ज़ाती तौर पे बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि न्यूज़ वन का ओनर कौन है, ताहिर खान। और तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान को, फिरदौस आशिक अवान को, नईम उल हक साहब को और उससे पहले यूसुफ मिर्ज़ा को बड़ी एडिक्वेटली, यूसुफ बेग मिर्ज़ा एडिक्वेटली मैंने इनको बताया था कि ये आदमी यहाँ पे आप लोगों ने रखा हुआ है, इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसका आना जाना बंद करें। एक आदमी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो डायरी और पेन लेके हर जगह फिर रहा है, हर कमरे में फिर रहा है, उसका मतलब क्या है वहाँ पे। ताहिर खान जो थे, इनकी 2-3 ज़िंदगी के हिस्से हैं जो बड़े अहम हैं और कुछ का मैं गवाह हूँ, वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैंने खुद उनके साथ काम किया है NTM के अंदर और बड़े साल काम किया। तो बात यह है कि मुझे हैरानी इस बात की थी कि ताहिर खान का जो क्लेम टू फेम था वो अपनी एडवर्टाइजिंग के अलावा वो ये था कि मैं आसिफ अली जरदारी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आसिफ अली जरदारी का जब दौरे हुकूमत था तो उसमें ताहिर खान जितने फ़ायदे ले सकते थे उनसे उन्होंने लिए, चाहे वो NTM अवार्ड करवाना था, उस वक्त PTN था, या STN की जो एयरवेव्स अवार्ड करवानी थी वो करवाई। और उसके ऊपर बड़े केसेस वगैरह भी हुए, लोगों ने बड़ा एहतजाज भी किया कि इनको दोस्ती यारी में दिया गया है, जिसमें जावेद जब्बार थे, जिसमें मंसूर जैदी थे, जिसमें बड़े बड़े एडवर्टाइज़र्स थे और ये सारे काबिल एहतराम नाम हैं, इनमें से कोई छोटा नाम नहीं है। हमारे जैसे लोग इन जैसे लोगों की मुलाजमतें करते थे और यानी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। और ताहिर खान की उस ज़माने में अपने पार्टनर फैसल शेरजान से शदीद लड़ाई हुई और फॉल आउट हुआ। और फैसल शेरजान, मुझे याद है, आज तक एक ही बात कहते थे कि यार ये अनएथिकल हरकतें करता है और ये झूठा आदमी है। मुझे बड़ी ओपनली कहते रहे हैं फैसल शेरजान, मैं उनके आगे डिफेंड करता था तो वो मुझे कहते थे हंस के, तुम्हें किसी दिन पता चलेगा। पता मुझे ये कुछ साल पहले समझ आ गई थी। और हुआ क्या, मुझे ये बताया गया अभी जब मैं वहाँ पे गया कोई 1.5 हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जो मीटिंग का, मुलाकात का टाइम दिया हुआ था उससे ज़रा 15 मिनट पहले साथ वाले कमरे में मैं, फिरदौस आशिक अवान और नईम उल हक हम बैठे हुए थे। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर के ADC भी आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई। फिरदौस आशिक अवान ने बड़ी मेरे से बहस की इसके ऊपर। मैंने कहा आप ताहिर खान को रखा हुआ है, ये आपका आदमी नहीं है, इसको आपने किस कैपेसिटी में रखा है? अगर तो प्रोफेशनली रखा है तो इसको प्लीज़ कोई प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट दें। खाली एक आदमी डायरी कलम लेके फिर रहा है हर जगह पे, इट डजंट मेक सेंस। तो फिरदौस आशिक अवान ने बड़ी मेरे से बहस की। उन्होंने कहा कि भाई वो कैंपेन्स बन रही हैं, हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सी कैंपेन बन रही है? TV चैनल्स रो रहे हैं, अखबार वाले तड़प रहे हैं, आप इश्तिहार दे नहीं रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो उनका नहीं वो कैंपेन्स बनती हैं, भाई वही देखे वही करे और मेरे पास टाइम नहीं है तो ये नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपके पास टाइम नहीं है फिरदौस साहिबा तो आप रिज़ाइन कर दें, आप काम छोड़ दें। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के जो काम है वो पूरे के पूरे काम करें और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो प्लीज़ बड़े आराम से आप किसी काबिल आदमी के लिए छोड़ के यहाँ से चलती बने। और तो उन्होंने कहा नहीं एडी भी गल नहीं है, अपना तुसी देखो, तुसी हर वेले हर एक दम तले का गल्ला करते हो। बड़ा मुझसे फिरदौस बीबी ने उस पर आर्ग्यू किया। तो नईम उल हक साहब ने कहा कि पार्टनर कोई आप वजह बताएं कि जिस वजह से आपको इतराज़ है। मैंने कहा देखें, मुझे सबसे पहली बात है कि इस आदमी की कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो उस तरह से डिफाइंड होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी को एक ग्रीन कार्ड दे देते हैं कि जहाँ मर्जी वो फिरे टुरे, सरकारी फ़ोन से वो लोगों को कॉल्स कर रहा है अपने कामों के लिए कि ये अकाउंट इसको दे दो तो ये कर दो,
या लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स ले रहा है, तो वो कई जैसे अरशद खान की अपॉइंटमेंट के ऊपर ताहिर खान ने बहुत एक नेगेटिव रोल प्ले किया। अब हुआ क्या कि एक कमरे में वो आदमी बैठा है जिसने MD-PTV अपॉइंट करवाया, और दूसरे कमरे में वो बैठा है, साथ वाले कमरे में, जो उस MD-PTV को गिराने के चक्करों में है। फिर जो लोग दूसरे थे वो भी इनके साथ मिल गए। मुझे यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने कहा कि यार आप प्लीज़ इस तरह बातें ना करें, हम मीडिया को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना जो है वो अजीब चीज़ें पिन पॉइंट कर रहे हैं। मुझे मोहसिन बेग साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इस्लामाबाद की बड़ी अहम शख्सियत है और मीडिया की भी। उन्होंने मुझे कहा कि, और मेरे शो पे भी ये कहा उन्होंने, कि वाक़या ये है कि फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा आई प्राइम मिनिस्टर को मिलने, और जब वो मिलने आई तो उन्होंने ताहिर खान को देखा वहाँ पे, तो वो एकदम हैरान हो गई और उन्होंने बड़ी हैरानगी के आलम में कहा कि आप तो हमारे साथ होते थे, आप यहाँ पे कैसे? यानी उनका मतलब ये था कि आप तो आसिफ जरदारी साहब के इतना करीब, उनकी कैंपेन्स करने वाले, उनके इश्तिहार बनाने वाले, उनकी स्पीचेस लिखने वाले, आप उनसे फ़ायदे लेने वाले, आप उनसे NTM लेने वाले, आप उनसे गवर्नमेंट अकाउंट्स लेने वाले। ख़ुद फ़हमीदा मिर्ज़ा जब गवर्नमेंट में थी उस वक्त, तो ताहिर खान साहब की कंपनी को बड़े अकाउंट्स दिए गए थे, तो उनको पता था उन सारी बातों का। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी यानी ये पलटा। तो बहरहाल जिन लोगों को नहीं पता वो ये है कि ताहिर खान साहब के जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे न्यूज़ 1 के, वो नैब ने उनको उठाया हुआ था और बड़े अरसे से उठाया। ये वही चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कि जो हमारे भी बड़ी कोशिश करते रहे कि किसी तरह हम वापस इनके साथ आ जाएं या न्यूज़ 1 में उनके साथ आ जाए। बट एनीवे, कटिंग इट शॉर्ट, अब ताहिर खान ने अपना वो दिखा दिया। चेयरमैन नैब ने सही किया गलत किया ये तो वो जाने, उनके घर वाले जाने। मेरा ख्याल है वो उनका कड़ा एहतसाब जो उनकी अहलिया करेंगी, उससे ज़्यादा कड़ा एहतसाब तो वो कर नहीं सकता इस ऑडियो के बाद, इस वीडियो के बाद। लेकिन 2-3 लोग, एक नैब के अंदर भी एक साहब हैं, उनका नाम नवाज़िश अली है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि उनके ताहिर खान से किस तरह के ताल्लुकात थे और इस खातून से ख़ास तौर कितने ताल्लुकात थे, और इनको उन दफ्तरों में पहुँचाना, उनको इन करवाना जो है वो किसने शुरू किया था, और वो किसकी ईमा पे नवाज़िश साहब को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके भी नैब में बड़े केसेस हैं। अभी तक उसको नैब ने हाथ नहीं डाला, नैब ने उठाया नहीं, लेकिन उसने उसको वहाँ पे अपॉइंट करवाया था। तो पता चलना चाहिए कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर ऐसे लोग जो हैं वो हर जगह कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं या फिर रहे हैं। और अगर कोई उनका बिजनेस इंटरेस्ट है तो वो भी खुलकर सामने आना चाहिए। कारोबार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनएथिकल कारोबार करने में हर किस्म की बुराई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ करने से फ़ायदा किसको होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो बड़ा प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ कि उन्होंने वाकई बड़ा कैटेगोरिकल और प्रोफेशनल जवाब दिया है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इसमें जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि उन्होंने एक एथिकल स्टेटमेंट दिया कि जी ये किसी का ज़ाती मामला है, उसने ज़ाती बात की है और हम इसके ऊपर नहीं पड़ेंगे। हमारा एक असूली इख्तलाफ है नैब के साथ, नैब के इदारे के साथ और चेयरमैन नैब के साथ, और हम उस इख्तलाफ पे कायम हैं और हर फोरम पे हम उसको उठाएंगे लीगली, जिन बुनियादों पे उठाना है। लेकिन हर एक ने इसको बुरा नहीं कहा। ताहिर खान किसके लिए काम कर रहे हैं वो तो फ़हमीदा मिर्ज़ा आपको बता सकती हैं, और करते रहे हैं। यानी और ये ताहिर खान की आदत है कि ये लोगों के नाम यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। मसलन जब पहली दौरे हुकूमत में ये जरदारी साहब को मिलने जाते थे तो मैं उस वक्त NTM में होता था, तो मेरी भी ड्यूटी लगी 1-2 बारी, यानी कि जी वो लेके जाना है या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जाना है। तो जब गेट पे एंट्री पे नाम आपको देना पड़ता है अपना, तो मैं हैरान हो गया कि उस पर नाम इन्होंने दिया राशिद ख्वाजा का। राशिद ख्वाजा NTM के रेजिडेंट डायरेक्टर होते थे इस्लामाबाद के उस ज़माने में, और मैं उनको रिपोर्ट करता था और उनके लिए उनके अंडर काम करता था ख्वाजा साहब के। तो बहुत अरसे के बाद जब हम एक महफिल में बैठे हुए थे, कहीं पे बात हो रही थी, हुकूमत चली गई हुई, उसको गए हुए बड़ा अरसा हो गया, तो मैंने राशिद ख्वाजा साहब को हंस के बताया, मैंने कहा कि जी वो आपका नाम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लिखा होता था जिस पर ताहिर साहब मिलने जाते थे। तो उन्होंने कहा ओए यार, उन्होंने सर पकड़ लिया अपना। उन्होंने कहा अब मुझे समझ आई है
कि मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और मुझे एक इंटेलिजेंस अदारा आके पूछ रहा था, बार बार आप इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, तो मैं उनको कहता तो मैं तो नहीं गया इतनी बारी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो कहते नहीं गए, आप इस तारीख को गए, आप फलां तारीख को गए हैं, फलां वक्त पे गए हैं, आप 2 घंटे बैठे रहे हैं, आप 1 घंटा बैठे रहे हैं, आपका क्या लेन देन था। तो उन्होंने कहा जी मैं तो कस्में खा खा के उनको यकीन कराता रहा कि मैं नहीं गया वहाँ पे। तो बाद में खैर जब खबर खुली तो पता चला कि कौन जाता रहा वहाँ पे और कौन क्या करता रहा और उसने किस किस्म के बेनिफिट्स भी उठाता रहा वहाँ पे। दुख की बात सिर्फ ये है, जब आसिफ अली जरदारी साहब मुश्किल में आए, जब आसिफ अली जरदारी साहब को सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तो जरदारी साहब के मतलब 2 बातें तो हर आदमी दुनिया का मान लेगा जो उनको इतना सा भी जानता है कि एक तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना इंतहाई इंटेलिजेंट इंसान है, यानी ही इज़ अ सुपर इंटेलिजेंट गाय और इसमें कोई बहस नहीं है। हो सकता है मैं उनसे एग्री करूं, हो सकता है मैं उनसे डिसएग्री करूं, हो सकता है मैं पॉलिटिकली उनके खिलाफ वोट डालूं, बट उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर कोई शाइबा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी जो है जिसके साथ एक दफ़ा हाथ मिला लेते हैं और उनका मतलब कहा जाता है कि वो यारों के यार हैं, वो अपने दोस्तों के दोस्त हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के नाम पे बहुत दफ़ा मुश्किलें उठाई हैं और अभी भी आप देखें कई लोग ऐसे हैं कि जो ज़ेर अताब हैं नैब के या और इदारों के, वो आसिफ अली जरदारी साहब के क्लोज़ एसोसिएट हैं। ये भी मैं मान सकता हूँ कि शायद जरदारी साहब का डायरेक्ट लेना देना ना हो उधर, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए खड़े हैं। ये जरदारी साहब की आदत है, आप उनसे एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, ये उनकी एक बहुत बड़ी 2 क्वालिटीज़ हैं। तो इस दूसरी या तीसरी बार मैंने देखा कि ताहिर खान को जो है वो जरदारी साहब के करीब नहीं आने दिया, खुद जरदारी साहब ने, जब वो ख़ास तौर पे सदर थे। तो 2-3 दफ़ा ताहिर खान ने मुझे कहा कि यार मेरा जिक्र करो और बादशाह को ये कहो। ये जरदारी साहब को बादशाह कहते थे, अभी मुझे नहीं पता आजकल किसको बादशाह कह रहे हैं, क्योंकि बीच में तो शहनशाह इमरान खान भी बने थे थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अब इमरान खान ने उनको कल निकाल दिया है, तो अब देखते हैं नया बादशाह उनका कौन होगा। तो जरदारी साहब जो थे वो बड़े क्लियर थे कि जिसने मुझे बुरे वक्त में धोखा दिया मैंने उसको दोबारा नहीं मिलना। उनमें उनके 2-3 करीबी दोस्त और थे जिनको मैं जानता हूँ, उनको उन्होंने टोटली अपने से दूर कर दिया। पॉलिटिकली उनकी आदत है कि वो माफ़ कर देते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ये वो, लेकिन जिसने ज़ाती धोखे दिए हों उसको वो ओन नहीं करते। तो ताहिर खान के ऊपर जब सारे वो दरवाजे बंद हो गए तो फिर वो उन्होंने आके कैंपेन शुरू कर दी। इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वो मालिक हैं, मीडिया हाउस के मालिक हैं, अपने 2-2 चैनल्स हैं उनके मालिक हैं, और वो आदमी डायरी और कलम पकड़ के जब फिर रहा हो हर जगह बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर डेजिग्नेशन के, बगैर किसी फ़ायदे के, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है या तो चेयरमैन नैब को उसने हटवाना है, चेयरमैन नैब को बुरा करवाना है क्योंकि अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अपने एक दूसरा आदमी वो नैब की कस्टडी में है। ये खातून, मैं तो इनके मतलब कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ख़वातीन के मतलब बुरा कहने मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुद उनका बैकग्राउंड अब सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है, उनके हस्बैंड के मतलब बातें आ रही हैं सामने। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब चेयरमैन नैब ने एक स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले दी थी कि मुझे तीनों जमातों से लोग अप्रोच करते हैं या फ़ोन करते हैं या धमकियां देते हैं, तो 2 जमातें तो आप समझ लें कौन है। तीसरी जमात ऑब्वियसली फिर PTI हो गई या हुकूमती इदारे। जब उन्होंने कहा तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डायरेक्ट इशारा। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन बैठा है जिसके पास सरकारी फ़ोन की एक्सेस है और वो सारों को फ़ोन कर रहा है, वो वशर लकमान को फ़ोन कर रहा है, वो राव एस को फ़ोन कर रहा है, वो नवीद शेख को फ़ोन कर रहा है, वो राव फीफा को फ़ोन कर रहा है कि देखें जी ये करें वो करें, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये कहा है। तो ऑब्वियसली PM सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आ रहा है। मैं अगर वापस फ़ोन बैक करता हूँ तो उसी नंबर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस का ऑपरेटर उठा रहा है और फिर वो मुझे बात करा रहा है उस बंदे से जिससे मुझे कॉल किया। तो कोई भी सरकारी अफसर ये समझेगा और जायज़ समझेगा कि मुझे जो है ये हुकूमती तरफ से फ़ोन आया या हुकूमती इदारे की तरफ से मुझे उन्होंने अंडर प्रेशर करने की कोशिश की। पता नहीं, अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ताहिर खान के फ़ोन का और इनके मोबाइल फ़ोन्स का, इनके हर चीज़ का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इन्होंने पिछले 2 महीने में किस किस को फ़ोन किए, किसको क्या किया, इनके मैसेजेस जो हैं वो अब उनका ऑडिट होना चाहिए और फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि किसके कहने पे ये कर रहे थे।
क्या ये आसिफ अली जरदारी को दोबारा खुश करने के लिए, उनके करीब होने के लिए ये कर रहे थे? क्या ये अपने आप को, अपने चैनल्स को और चैनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स वगैरह उनको बचाने के लिए कुछ कर रहे थे? क्या कोई और मकसद है? तो मैं तो इस वक्त समझता हूँ कि बड़ी क्लियर और क्लीन चीज़ें हैं और इस पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को बहुत इफेक्टिवली इसके ऊपर पढ़ना चाहिए और जितने लोग वहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट या एसोसिएट्स के तौर पे काम कर रहे हैं उन सब के ऊपर अब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो किसको मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि कुछ और कर रहे हो, कि किसी इदारे के ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे। अरशद खान को भेजने के पीछे कौन से हाथ थे और कौन से लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ वो सब कुछ किया? एक तो हम फवाद चौधरी का तो नाम पहले ले चुके हैं, वो तो बड़ी ओपन उनकी मुखालफत करते थे, लेकिन असल में पीछे बैठ के वो कौन थे लोग? कि एक तो उनके मुखालिफ ताहिर खान सबके सामने, वो खुद अरशद खान को कहते थे पार्टनर यू आर ग्रेट, आई वॉन्ट यू रियली, ये पता नहीं यूसुफ बेग मिर्ज़ा तुम्हारे खिलाफ हुआ हुआ है, फलां तुम्हारे खिलाफ हुआ हुआ है। और यानी व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ये गवर्नेंस को पीटीआई की कौन मिलकर ख़राब करवा रहा है, इन सब लोगों का एहतसाब होना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि नैब नहीं तो एफआईए को ज़रूर ताहिर खान को आके उठाना चाहिए और उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कॉल्स गई हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक आदमी बगैर अपॉइंटमेंट्स के फिर रहा है और फिरदौस आशिक अवान की भी अब स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो किसके कहने पे वहाँ हैं। जब उनको मैंने उनको बताया कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी मेरे से उस बात पे बहस की। उन्होंने कहा आपको नहीं पता ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो क्या क्या काम थे जो वो कर रहे थे, जो फिरदौस आशिक को पता था और मीडिया में और या हुकूमती इदारों को औरों को नहीं पता था? वो क्या क्या काम थे जो यूसुफ बेग मिर्ज़ा को पता थे तो और ताहिर खान जो कर रहे थे, लेकिन और लोगों को नहीं पता थे? अब ये भी सारी स्क्रूटनी होनी चाहिए और किसी के साथ रहम नहीं होना चाहिए। और आपको बताऊं कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर अभी बड़ी और चीज़ें सामने आ रही हैं। नैब के ऊपर एतराज़ात अपनी जगह पे, नैब की कार्रवाइयों के ऊपर एतराज़ात अपनी जगह पे, कि नैब अगर साल में सिर्फ 4 केसेस डिसाइड कर रहा है तो नैब की कारकर्दगी जो है इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन नैब जब किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है और उसको 90 दिन के लिए अंदर रख लेता है और वो हर किस्म से वो बेचारा सोशली उसको मार पड़ती है, कारोबार में मार पड़ती है, वो भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो इस वक्त नैब के इदारे के पीछे पड़े हैं, जो नैब को बंद कराना चाहते हैं? लेट्स से फॉर एन आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आज चेयरमैन नैब के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाती है, जो भी इदारे कर सकते हैं तो इंक्वायरी, वो इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं या किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाती है आला अदालत में, यही टेप की वजह से। जब ये चैलेंज हो जाती है तो फिर नैब का जो चेयरमैन है वो डिसफंक्शनल है, तो नैब उसके बाद किसी पर रेफरेंस नहीं फाइल कर सकता जब तक चेयरमैन के सिग्नेचर्स ना हो। चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर एक बंदे को अपॉइंट नहीं करते। कौन है जो पूरे सिस्टम ऑफ जस्टिस को, ट्रांसपेरेंसी के सिस्टम को एक स्पैनर फेंक के ना सिर्फ रोकना चाहता है बल्कि टोटली डीरेल करना चाहता है? कौन कौन से लोग हैं जो इस एहतसाब से बचना चाहते हैं? आने वाले दिनों में बताऊंगा आपको। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको फॉलोअप स्टोरीज़ मिले। लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। जहाँ पे भी है खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।